हेलो 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 हेलो। चलिए नमस्कार दोस्तों, मंशुमन शर्मा एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका रॉयल इंस्टीट्यूट के। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं मेरी पेन ड्राइव नहीं भूला हूं। तुमको फोटो दिखाया कि नहीं मौसम जलवायु के? एक भी नहीं दिखाया? क्यों झूठ बोलते हो आप? हैं? थोड़े बहुत देख लो। वैसे तो सब दिखाना चाहिए मुझे, पर मैं कभी कभी भूल जाता हूँ ना। देख लो चलो। ये वाला फोटो दिखाया क्या? कहाँ तक दिखा दिया? ये दिखा दिया? ये 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 नहीं दिखा? ये तो थर्मोमीटर है ना, तापमापी। देखो, एक तापमापी जिधर थर्मोमीटर में जिधर पारा भरा है वो क्या कहलाएगा? मैक्सिमम थर्मोमीटर, अधिकतम तापमापी। जिधर की तरफ एल्कोहल भरा हुआ है वो क्या कहलाएगा? न्यूनतम तापमापी। मृदा तापमापी भी एक प्रकार का पारे वाला तापमापी है, पर इसका जो बल्ब है वो मुड़ा हुआ रहता है। कितने डिग्री? 120 डिग्री के कोण पे। इसको कहते हैं अपन मृदा तापमापी। ठीक है। चलो, अब वायुमंडलीय दाब का मापन किसे किया जाता है? बैरोमीटर से। तो ये क्या है? बैरोमीटर। टॉर्सेली ने कैसा बनाया था? बर्तन वाला बैरोमीटर। मैंने भी बना के दिखाया था तुमको। अब इसमें से विंड वैन कौन सा है? ये वाला। और एनीमोमीटर कौन सा है? ये वाला। दोनों ये वाले नहीं है। लेफ्ट वाला तो क्या है? विंड वैन, ये दिशा बताता है। ये कटोरी वाला क्या है? एनीमोमीटर, कप एनीमोमीटर, जो वायु की गति दिखाता है। और ये दोनों एक साथ लगा दे तो इसको कहते हैं एरोवेन। दिशा भी बताता है और गति भी बताता है। लू का प्रभाव कहां दिखाई दे रहा है? ऊपर। पाले का प्रभाव या शीतलहर का प्रभाव कहां दिखाई दे रहा है? नीचे। हाइग्रोमीटर या साइक्रोमीटर से क्या नापते हैं? आर्द्रता नापते हैं। वेरी गुड। बादल। बादल अपन ने पढ़े करके। 10 भी पढ़े, 4 भी पढ़ लिए। वेरी गुड। अब देखो, स्ट्रेटस, अल्टो स्ट्रेटस, सिरो स्ट्रेटस, क्यूमुलस, अल्टो क्यूमुलस, सिरो क्यूमुलस। सिरस कभी नीचे नहीं आते, निम्बस कभी ऊपर नहीं जाते। निरंतर बारिश कौन करवाते हैं? निम्बो स्ट्रेटस। और आंधी तूफान वाले बादल क्या कहलाते हैं? क्यूमुलो निम्बस। ये कौन से हैं? सिरस बादल। ये भी नहीं दिखा है तुमको? देख, ये कपासी बादल है, इनको हम क्या कहते हैं? क्यूमुलस। ये बरसाती बादल है, इनको हम क्या कहते हैं? निम्बो स्ट्रेटस। क्या कहते हैं? और इनको क्या कहेंगे अपन? क्यूमुलो निम्बस। फिर हमने पढ़ा ओस। पानी की बूंदों का जम जाना क्या कहलाता है? ओस। और ओस का मापन कैसे से करते हैं? ड्रोसोमीटर से। तो ये वाला यंत्र कौन सा है? ड्रोसोमीटर। ये क्या है? कुहासा, बुआसा नहीं, कुहासा। मिस्ट, हल्का कोहरा। और ये अपने इधर गिरता है वो वाला कोहरा। और ये जो दिल्ली में गिरता है वो धुंध। बोले सर साफ दिखाई नहीं दे रहा है। अरे धुंध में साफ दिखाई नहीं देता है, ऐसे ही दिखती मोटरसाइकिल। ये क्या है? बौछार या ड्रिजल, फुहार। ये क्या है? वर्षा। और जब बड़ी बड़ी बूंदे हो तो भारी वर्षा। अब इनमें से रेन गेज कौन सा वाला है? ये वाला। अरे ये दोनों रेन गेज है। और ये क्या है? आइस गेज। आइस गेज से क्या नापते हैं? बर्फ की मात्रा। ये क्या है? स्नो या बर्फ। और ये क्या है? ओले। छोटे ओले हो तो क्या कहलाते हैं? स्लीट। बड़े ओले हो तो क्या कहलाते हैं? हेल्स। हाँ यार, रात में क्या ओले ओले गिरे क्या? मेरे को तो आंधी की मेरी नींद ऐसी आती है, मैं वैसे भी तुमको पता ही है, 5 बजे उठ जाता हूँ, रात में 12-1 बजे सोता हूँ। उसके बीच में जो आती है वही नींद है, और इतनी भयंकर आती है
कि भूकंप आ जाए तो भी नहीं उठूं मैं। तो मेरे को एक बार नींद खुली, ऐसी तेज तेज हवाएं चल रही थी, धड़ धड़ बिजलियां गरज रही थी। मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है, सो जाओ और क्या, क्योंकि जागने से भी जिंदा बचने की संभावना बढ़ तो नहीं जाएगी। अरे जो होगा सो तो हो के रहेगा, फिर क्यों भगवान पे शक करना। सुबह उठा तो बढ़िया खुला मौसम था, मैं तो फिर गाड़ी लेके निकल गया मॉर्निंग वॉक पे। गाड़ी लेके कौन जाता है यूं? अरे मॉर्निंग वॉक जहां शुरू करना वहां तक तो गाड़ी से जाना पड़ेगा ना। तुम क्या सोच रहे हो सड़क पे घूमू मैं यूं? ऐसे थोड़ी मॉर्निंग वॉक, मॉर्निंग वॉक होती है प्रकृति के छांव में, कहीं वादियों में, कहीं पहाड़ वहाड़ हो, झील वील हो, गांव हो, उधर मॉर्निंग वॉक करने का मजा। अब यहाँ सड़कें नापने बंद, दुकानें, वो झाड़ू लगा रहा है अपने ऊपर ही डाल दे सारा कचरा। उसको मॉर्निंग वॉक नहीं कहते, उसको भटकना कहते हैं। चलो चले आगे। ओले पड़ गए यार, देखो ये फसल बर्बाद कर देते हैं। वेरी गुड। ये क्या हो रहा है? ओ तेरी रे, ये तो गया। अब पाले से बचाने के लिए सल्फ्यूरिक एसिड पीना पड़ता है कि छिड़काव करेंगे? हाँ छिड़काव करना है, कितना? 0.1%। या तो फिर क्या करेंगे, धुआं कर देंगे, या तो क्या करेंगे, सिंचाई कर देंगे, या तो डीएमएसओ, डाई मिथाइल सल्फोक्स। ये कृत्रिम वर्षा, इसके बारे में पढ़ा क्या तुमने? वेरी गुड। और अम्लीय वर्षा के बारे में? देखो एक बार ताजमहल ऐसा हुआ करता था, फिर उस पे अम्लीय वर्षा हो गई तो वो ऐसा हो गया। ताजमहल ऐसा है क्या? हाँ, इतना पीला हो गया था, फिर इसको घिसवाया। क्या किया बेटा? इसको रगड़ रगड़ के घिसा, पूरा छील दिया, तो भी इतना सफेद नहीं हो पाया। पहले बहुत सफेद था, इसीलिए तो आठवां अजूबा था। पर वो पीला कर दिया एक ही बार में, खेल खत्म। ये सिनॉप्टिक चार्ट है, क्या काम में आता है? मौसम का पूर्वानुमान लगाते हैं, कौन से चार्ट से? सिनॉप्टिक चार्ट से। हरित ग्रह प्रभाव या ग्रीन हाउस इफेक्ट, ये तो पढ़ा दिया मैंने। सबसे ज्यादा योगदान किसका है? CO2। और क्षमता किसकी ज्यादा है? मानसून। ये नक्शा बनाया था क्या अपन ने? ये नहीं पढ़ाया मैंने तुमको अभी? है बेस तापमान। लिख लो तो क्या है, जो 2 मिनट में थोड़ी जगह छोड़वाई थी ना मैंने। हाँ वहां लिख लो बेस तापमान। ये इसीलिए मैंने स्लाइड लगाई है, ताकि जो भी थोड़ा बहुत छूट जाए, एक दो इंपॉर्टेंट लाइन, वो अपन कवर कर ले। वो कह रहा 3:30 पे तो नाइट हो गई थी। नाइट तो 7-8 बजे हो जाती। 3:30 पे तो देर रात हो जाती। अच्छा मुझे एक बात बताओ, जैसे अपन जब पढ़ते हैं बेस तापमान, गेहूं की खेती के लिए सर्वोत्तम तापमान कितना होता है? 15 से 25 डिग्री सेल्सियस। तो मुझे बताओ 14 पे गेहूं मर जाता है क्या? नहीं मरे, जिंदा रहेगा। 40 पे, 35 तक जिंदा रहता, 35-36 तक, है ना? और इधर 1 डिग्री पे भी मरता नहीं है। तो गेहूं की खेती का न्यूनतम तापमान, उच्चतम तापमान और इष्टतम तापमान, इष्टतम किसको कहते हैं? जब अच्छी सर्वोत्तम तापमान को ही इष्टतम तापमान या ऑप्टिमम टेम्परेचर कहते हैं। वहां जहां पर पौधा जिंदा बच जाए उसको क्या कहते हैं? न्यूनतम तापमान। इससे कम होगा फिर क्या होगा? पौधा मर जाएगा। अधिकतम से ज्यादा हो गया तो भी पौधा मर जाएगा। और इन तीनों को एक साथ मिला के कहते हैं कॉर्डिनल टेम्परेचर। क्या कहते हैं? कॉर्डिनल तापमान। इसमें क्या क्या आता है? न्यूनतम, अधिकतम और इष्टतम।
तीनों तापमान को एक साथ क्या कहा जाता है बेटा? कॉर्डिनल टेम्परेचर, है ना? अपन इसकी बात नहीं कर रहे हैं, अपन ये बात कर रहे हैं कि गेहूं की खेती के लिए अगर अच्छा तापमान 15 से 25 डिग्री सेल्सियस है, तो अगर 14, 13, 12, 11, 10, 9 हो जाएगा तो क्या परिवर्तन होगा? वृद्धि की दर कम हो जाएगी। पहले 2 घंटे में कोशिका विभाजन हो रहा था, फिर 5 घंटे में होगा, फिर 10 घंटे में होगा, फिर 12 घंटे में होगा, और एक समय ऐसा आएगा जब कोशिका विभाजन ही बंद हो जाएगा, वृद्धि रुक जाएगी। इस न्यूनतम तापमान को हम कहते हैं बेस तापमान। तो क्या लिखेंगे हम? वह न्यूनतम तापमान, वह न्यूनतम तापमान जब पौधों की वृद्धि रुक जाती है। पौधा मरता है क्या? नहीं, केवल क्या रुक जाती है? हाँ, है ना? कुछ लोग लिखते हैं वृद्धि बंद हो जाती है या कम हो जाती। कम तो वैसे ही हो जाती है, वो तो बंद ही हो जाती है। इसको क्या कहते हैं? बेस ताप। अब खरीफ की फसलों को ज्यादा तापमान चाहिए, तो खरीफ की वृद्धि तो 10 डिग्री पे ही रुक जाती है। रबी तो ठंड में आती है, इसलिए उनकी 4 डिग्री सेल्सियस पे। और कोई गेहूं के बारे में पूछे तो बेस तापमान कितना है? 4.5 डिग्री सेल्सियस। लिखोगे क्या? लिखो, बेस तापमान, वह न्यूनतम तापमान। हेडिंग लिखो बेटा, बेस तापमान। कहीं भी लिख लेना, वहां जहां वो बच गया ना अपना मौसम जलवायु, वहां लिख लेना। क्या लिखोगे? बेस तापमान, वह न्यूनतम तापमान, वह न्यूनतम तापमान जब पौधों की वृद्धि कम हो जाती है अथवा बंद हो जाती है। कम इसलिए लिख रहे हैं कि कुछ किताबों में कम लिखा, बंद नहीं लिखा है ना। वह न्यूनतम तापमान जब पौधों की वृद्धि कम हो जाती है अथवा बंद हो जाती है, उसको क्या कहते हैं बेटा? बेस तापमान कहते हैं। फिर लिखो, खरीफ के लिए 10 डिग्री सेल्सियस, रबी के लिए कितना होता है? 4 डिग्री सेल्सियस। खरीफ के लिए 10 डिग्री सेल्सियस, रबी के लिए 4 डिग्री सेल्सियस, और गेहूं के लिए 4.5 डिग्री सेल्सियस। हे भगवान मेरे राम। चलो और आगे चले। चलो, ए लो, खैर अपने कोई फर्क नहीं पड़ता, अपने माइक और सिस्टम सब चालू है। ये लिखा क्या तुमने ऐसा? पक्का? अच्छा, ये तो अपन ने पढ़ना ही नहीं है, ये भी लिख लिया। ये बताया था क्या फोटो? है ना, उस दिन पेन ड्राइव नहीं थी इसलिए अपने पास ऑनलाइन बताया था। फिर ये बता दिया था। एक लाइन और लिख लो, राजस्थान का अधिकतर भाग भारत के 14वें खंड में आता है, जिसका नाम है शुष्क पश्चिमी क्षेत्र। क्या नाम है बेटा? शुष्क नहीं, शुष्क पश्चिमी क्षेत्र। शुष्क मत बोला करो, पूरा आधा, दोनों में अंतर है ना। शुष्क पश्चिमी क्षेत्र। लिख लिया? शुष्क पश्चिमी क्षेत्र। ऑनलाइन वालों, क्या तुम मुझे सुन पा रहे हो? लिख लिया? चलो, राजस्थान का अधिकतर भाग भारत के 14वें जलवायु खंड शुष्क पश्चिमी क्षेत्र में।
ये तो लिखवा दिया मैंने तुमको। चलो अब आगे चलते हैं। सिंचाई पढ़ रहे हो ना? सिंचाई में कहां तक लिख लिया अपन ने? हैं? सिंचाई के स्रोत हुए, अभी विधियां पढ़ना है। चलो बहुत बढ़िया। अगली हेडिंग क्या लिखेंगे अपन? सिंचाई की विधियां। अब पहले समझ लेते हैं फिर लिखेंगे ना। सिंचाई की विधियां। अब देखो, जब पानी जमीन की सतह पर छोड़ा जाता है तो इसको हम कहते हैं सतही सिंचाई। क्या कहते हैं? सतही सिंचाई। जब पानी जमीन की सतह के नीचे दे दिया जाता है तब इसको कहते हैं अधो सतही सिंचाई। क्या कहते हैं? जब पानी पौधों के सिर के ऊपर से देते हैं तब इसको कहते हैं वायवीय सिंचाई। और जब थोड़ा थोड़ा पानी दिया जाता है तो इसको हम क्या कहते हैं? बूंद बूंद सिंचाई। याद रहेगा कि भूल जाओगे? अरे याद रहेगा कि भूलोगे? तो अपन सतही सिंचाई पढ़ेंगे तो इसमें हम अलग अलग विधियां देखेंगे, जैसे प्रवाह विधि, है ना, क्यारी विधि, कूड़ विधि, थाला विधि और अंगूठी विधि के बारे में या वलय विधि के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। वैसे अधोसतही सिंचाई, फिर वायवीय सिंचाई में हम देखेंगे फव्वारा विधि, रेनगन और एक होता है सेंट्रल पाइवोट सिस्टम। इसके अलावा सिंचाई की कुछ आधुनिक विधियों की बात करेंगे, जैसे कैबलिगेशन, कोरुगेशन, है ना, सेंट्रल पाइवोट वहां लिख दिया। इसके अलावा सर्ज इरिगेशन, टाइफून विधि और बबलर इरिगेशन। तो ये एक्स्ट्रा विधियां भी अपन इसके साथ पढ़ेंगे। ये पूरा टॉपिक मिलके क्या कहलाएगा अपना? सिंचाई की विधियां। तो जब मैं एक एक करके लिखवाऊंगा तो हो सकता है बहुत लंबा चले जाए मामला। तुमको ध्यान रखना है कौन सी विधि किसके अंदर आती, ये थोड़ी नोट करना है। हाँ है? अरे नहीं करना है, अभी लिखवाऊंगा ना मैं। चलो, तो अब हेडिंग लिखो सिंचाई की विधियां। सबसे पहले हम बात करेंगे सतही सिंचाई। कोई आपसे पूछे भारत में सर्वाधिक प्रयोग की जाने वाली विधि कौन सी है? सतही सिंचाई, है ना। अब इसमें पहली विधि जो आती है उसका नाम है बाढ़ विधि या प्रवाह विधि। इसी विधि को हम उत्प्लावन विधि भी कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्प्लावन विधि। और अंग्रेजी में इसी को कहते हैं फ्लडिंग विधि, है ना, वाइल्ड फ्लडिंग यानी जंगली बाढ़। इसमें क्या करते हैं? खेत को पानी से भर देते हैं, खेत में पानी को खुला छोड़ देते हैं। यह एक प्राचीन विधि है। कैसी विधि है? एक अवैज्ञानिक विधि है। सर्वाधिक जल की हानि कौन सी विधि में होती है? बाढ़ विधि में। पर फिर भी धान एवं जूट की सिंचाई में कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है? प्रवाह विधि का। और लवणों के निक्षालन में सहायक है, ऐसा लिख दूं? तो कौन सी मृदा का सुधार करेगा? हाँ। अब इस विधि में होता क्या है? तो इस विधि में क्या होता है कि खेत को एक सिंचाई के स्रोत से सीधे जोड़ दिया जाता है, डायरेक्ट कनेक्ट कर देते हैं। जो पानी बह के सीधा कहां आ जाता है? खेत में। और वो पानी उसकी मर्जी से ही फिर बहता है। ऐसे में क्या होता है कि कहीं कहीं तो ज्यादा पानी भर जाता है और कुछ कुछ इलाके जो है वो बिना पानी के सूखे रह जाते हैं। कहीं कहीं तो ज्यादा पानी भर जाता है। इसको कहते हैं जल का असमान वितरण। क्या कहते हैं? जल का असमान वितरण। ठीक है। अब इस विधि की दक्षता भी सबसे कम होती है। न्यूनतम दक्षता वाली विधि कौन सी है? 25 से 35% के आसपास। अभी दक्षता क्या बीमारी है तो उसको अपन पहले समझ लेते हैं। देखो, मान लो कोई भी पौधा है, जो भाग जमीन के नीचे होता है उसको हम क्या कहते हैं?
जड़ क्षेत्र क्या कहते हैं? जड़ क्षेत्र। और पौधे को पानी जड़ क्षेत्र में देना पड़ता है। पूरी फसल तैयार कर सकता हूं मैं। अब जब हम किसी भी सतही सिंचाई से पानी देते हैं तो पानी जो है यहां से ऐसे 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 दौड़ता हुआ जाता है और आखिरी में पहुंचता अपन बंद कर देते हैं। अगर पानी को यहां से आखिरी में पहुंचने में 30 मिनट लगते हैं तो इस जगह तो पानी कितनी देर तक नीचे जाता है? 30 मिनट तक। और यहां तो पानी पहुंचते ही अपन बंद कर देते हैं। तो जब हम सिंचाई की गहराई देखते हैं तो हमको पता चला है कि कुछ कुछ जगह का पानी तो जड़ क्षेत्र से भी बाहर चले गया। देखो, ये जड़ क्षेत्र है ऊपर ऊपर वाला। कुछ पानी तो क्या हो गया? जड़ क्षेत्र से भी बाहर चले गया, है ना? और कुछ जगह का जड़ क्षेत्र जो है वो बिना पानी के खाली रह गया। इसको कहते हैं जल का असमान वितरण। अब मान लो अपन ने खेत में 100 लीटर पानी दिया। कितना दिया? और जड़ों तक केवल 80 लीटर पानी पहुंचा तो इसकी दक्षता कितनी आ जाएगी? 80%। कितनी आ जाएगी? तो फिर तो दक्षता का अपने को एक सूत्र बना लेना चाहिए। और एग्रीकल्चर में जितने भी सूत्र है वो सब किसके हैं? दक्षता के। 90% सूत्र एक ही है। कुल पदार्थ को नीचे लिखेंगे, काम में आई चीज को ऊपर लिखेंगे और गुणा 100 से कर देंगे। नहीं आया समझ में? फिर से लिख देता हूं मैं यहां, ध्यान रखना। एग्रीकल्चर एग्रोनॉमी में जितने सूत्र है 90% ऐसे ही है। जो भी कुल चीज है उसको कहाँ लिखना है? नीचे। जो उपयोगी चीज है उसको कहाँ लिखना है? ऊपर। और गुणा का कर देना है 100 से। पर अगर कोई सिंचाई की दक्षता का सूत्र पूछे तो फिर अपने को उत्तर बदलना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे सिंचाई की दक्षता का सूत्र पूरा लिख के बता देता हूं आपको। सिंचाई की दक्षता हम काय में निकालेंगे बेटा? प्रतिशत में। बराबर कर दूं। अब खेत में दिए गए जल की मात्रा या सिंचाई के समय दिए गए जल की मात्रा, है ना, ऐसा लिख लेते हैं। सिंचाई में दिए गए जल की मात्रा मतलब खेत में जो पानी दिया हो कहां लिख देंगे? नीचे। जड़ क्षेत्र में उपलब्ध जल की मात्रा गुणा 100, है ना? इसी को हम एप्लीकेशन की दक्षता कहते हैं। क्या कहते हैं? एप्लीकेशन की दक्षता। तो जितनी भी सतही सिंचाई की विधियां हैं उनमें ये वाली परेशानी हमेशा हमको देखने को मिलेगी। पर फव्वारा विधि में ये परेशानी नहीं होगी, बूंद बूंद में भी ये परेशानी नहीं होगी। इसलिए उन दोनों विधियों की दक्षता ज्यादा है। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। तो सबसे प्राचीन विधि कौन सी है? प्रवाह विधि। अवैज्ञानिक विधि कौन सी है? प्रवाह विधि। जल की हानि किसमें होती है? प्रवाह विधि। पर यहाँ पर दो लाभ है। एक तो धान और जूट की सिंचाई के लिए सर्वोत्तम है। दूसरी लवणों के निक्षालन में सहायक है। और सिंचाई की सबसे सस्ती विधि भी कौन सी है? क्यों सस्ती है? बस नहर का रास्ता खेत में खोल दो डायरेक्ट। ऐसे ही करता है किसान। न पावड़ा नहर फोड़ी, इधर चालू सिंचाई। पर हानिकारक है। ठीक है, चलो। लिखना चाहोगे? लिखो। बोले हम तो बिल्कुल नहीं लिखना चाहते।
हे भगवान। लिख लिया बेटा। हाँ। अरे लिखा क्या? चलो ये सूत्र भी लिख लो। है क्या करना चाहते हो? डायग्राम तो नहीं बनाना ना? हम्म। चलो चले आगे। ये पहली विधि कौन सी थी अपनी? प्रवाह विधि या बाढ़ विधि। अब दूसरी विधि है अपने पास जिसका नाम है क्यारी विधि। कौन सी विधि है? क्यारी विधि। इसी को पट्टी विधि भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पट्टी विधि, है ना? अंग्रेजी में कहते हैं स्क्वायर मेथड। अब इस विधि में हम क्या करते हैं, खेत को या तो आयताकार पट्टियों में या वर्गाकार पट्टियों में बांट लेते हैं। जैसे आप बताओ मुझे कि गेहूं की सिंचाई कौन सी विधि से करते हैं? क्यारी विधि से, है ना? सरसों की, जौ की, चने की, कपास की, लगभग सभी फसलों की इसी विधि के द्वारा की जाती। पर जब अपन इस विधि को डिटेल में पढ़ते हैं तो इसके दो प्रकार आते हैं। कितने प्रकार? दो प्रकार। एक का नाम आता है चेक बेसिन विधि और दूसरे का नाम आता है बॉर्डर विधि। एक का नाम क्या है? चेक बेसिन और दूसरे का नाम क्या है? बॉर्डर विधि। अब अपन सबसे पहले बात करते हैं बॉर्डर विधि की, है ना? जब खेत को लंबी लंबी आयताकार क्यारियों में बांट दिया जाता है तब इसको हम क्या कहते हैं? बॉर्डर विधि। जो भारत में सिंचाई की सबसे ज्यादा प्रचलित विधि मानी जाती है। जबकि चेक बेसिन विधि में क्यारियों की लंबाई अधिक नहीं रखी जाती है। जैसे सब्जी का खेत देखा होगा ना तुमने, वो कौन सी विधि है? चेक बेसिन। अब इन दोनों को अंतर क्या है देखो।
बॉर्डर विधि में लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:1 से अधिक होता है। कुछ समझ में नहीं आया। अगर किसी क्यारी की चौड़ाई 1 मीटर है, लंबाई 2 मीटर है, तो अनुपात क्या हो जाएगा? 1:2। लंबाई अगर 3 मीटर है तो 1:3। लंबाई 4 मीटर है तो 1:4। 5, 6, 7, 8, 9, 10। समझ में आया? मतलब जितनी चौड़ाई है उससे अगर 3 गुना तक लंबाई है तो ये कहलाएगी छेक बेसिन विधि। इसमें अनुपात 3:1 से कम होता है। चौड़ाई और लंबाई के बीच में ज्यादा अंतर नहीं होता है, तो उसको क्या कहते हैं हम लोग? चेक बेसिन। पर अगर क्यारियों की लंबाई ज्यादा हो तो फिर ये क्या हो जाती है? बॉर्डर विथ। अब समझ में आया कि नहीं? पहले बताओ। अनुपात किसको कहते हैं? जब हम किसी चीज की तुलना करते हैं। क्या करते हैं बेटा? तुलना। अब अपन तुलना कर रहे हैं किसकी और किसकी? लंबाई और चौड़ाई की। अगर मान लो इस क्यारी की चौड़ाई 2 मीटर है, तो अधिकतम लंबाई कितनी हो सकती है? 6 मीटर तक। तब तक तो ये क्या कहलाएगी? चेक बेसिन। और अगर जैसे ही 7 होएगी तो ये किधर चली जाएगी? बॉर्डर विधि में। तो आपको ध्यान रखना है कि लंबाई और चौड़ाई को आपस में अगर भाग लगा दिया जाए, लंबाई बटे चौड़ाई, तो 3 से ज्यादा उत्तर नहीं आना। 3 से ज्यादा उत्तर आएगा तो बॉर्डर विधि, कम उत्तर आएगा तो चेक बेस। और यूं आंखों से देखो तो देख के ही समझ में आता है कि ये बॉर्डर विधि और ये चेक बेस। क्लियर मामला? अब भारत में सर्वाधिक प्रचलित विधि कौन सी है? तो ये जितने भी फसलें लिखी है सब काय में आ जाएंगे। और सब्जियों की सिंचाई काय में होगी? है ना? चेक बेसिन का प्रयोग कब किया जाता है? जब खेत छोटा हो और खेत समतल हो और सिंचाई का स्रोत छोटा हो। खेत कैसा होना चाहिए? मतलब इसमें ज्यादा ढलान नहीं होना चाहिए। और सिंचाई का स्रोत कैसा होना चाहिए? छोटा। पानी कम है अगर, तो फिर कौन सी विधि का प्रयोग करेंगे हम लोग? क्योंकि जितनी लंबी क्यारी उतनी देर तक पानी पिएगी वो। है ना? तो इसलिए छोटी छोटी क्यारियां बना। लंबी क्यारी में पानी दो तो बहुत देर तक वो यहाँ के पानी पीते ही जाएगी, पीते। कम पानी है तो छोटी छोटी क्यारी, यहाँ भी दे दो, वहां भी दे दो, वहां भी दे दो, खत्म। और लिखूं क्या डिटेल? मेरे पास तो बहुत डिटेल है। अभी मैं लिखवा दूं बलुई दोमट मृदाओं में 150 से 200 मीटर, चिकनी मृदाओं में 300 मीटर। नहीं, छोड़ो। है ना? बॉर्डर विधि में ढलान होता है 0.5%। बस, इससे ज्यादा अंदर नहीं जाएंगे डीप। लिखना है? लिख लो। और कुछ समझ में नहीं आया पूछ लिया करो, है ना? मैं बहुत अच्छा आदमी हूँ, खराब बिल्कुल भी नहीं हूँ। और जो बच्चे में खराब समझते हैं वो बच्चे ही खराब। सही बात है। चले आगे कि नहीं चले? चल सकते हैं। अरे 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 अरे। सर जेईटी की और सुपरवाइजर तैयारी साथ में कैसे करें?
प्लीज सर जी कुछ बताओ। देखो बेटा, जेईटी में केमिस्ट्री और बायोलॉजी भी आएगी, है ना, सुपरवाइजर में नहीं आएगी। तो अगर आप सुपरवाइजर तैयारी कर रहे हो तो साथ में केमिस्ट्री बायोलॉजी पढ़ोगे तो जेईटी की हो जाएगी, और नहीं पढ़ोगे तो फिर नहीं होगी। सुपरवाइजर में जीएस आता है अलग से, वो पढ़ना पड़ेगा, है ना। लिख लिया बेटा? तुम धीरे लिखते हो कि मैं जल्दी करता हूँ? मैं जल्दी करता हूँ, अच्छा। वाह भाई, एग्जाम 2026 में तुमने अभी एडमिशन ले लिया और जल्दी मैं करता हूँ, है? एग्जाम 2026 में है, तुमने एडमिशन अभी से ले लिया, और जल्दी कौन करता है? मैं। चले आगे। अरे क्या चल सकते हैं? अरे बोलो रे। ओए, क्या लिखे जाते हो तुम यार दिन भर दिन भर? वो चेक बेसिन है। कहाँ लिखा? इसका नाम नहीं लिखा क्या मैंने? चलो तुम भी लिख लो, चेक बेसिन। हिंदी में क्या कहते हैं? सीमांत पट्टी। क्या कहते हैं? सीमांत पट्टी। हाय, चलो चले आगे। अब अगली विधि। तो आपने कभी गन्ने का खेत देखा है क्या? वो इस प्रकार से, गन्ने और आलू का खेत, कभी देखा कि नहीं देखा? हाँ, कब देखा? बोले अभी कल ही देखा। इसमें क्या होता है कि पानी तो काय में बहता है? नालियों में। और फसलों को कहाँ लगाया जाता है? मेड़ पर। तो इस विधि की दक्षता तो दोनों से ज्यादा हो जाएगी, है? क्यारी विधि से भी ज्यादा हो जाएगी, और प्रवाह विधि से भी ज्यादा हो जाएगी। इसको हम कहते हैं कूड़ विधि। क्या कहते हैं बेटा? कूड़ विधि। मेड़ विधि। अरे लिख सकते हैं क्या? लिख। हल के द्वारा बनाई गई नाली फरो कहला। कुंड विधि नहीं, कुंड अलग चीज होती, कूड़ अलग चीज होती। अब हम सब जानते हैं कि आलू, गन्ना, चुकंदर, गाजर और मूली, इन सबको किस विधि के द्वारा लगाया जाता है? कूड़ विधि। अब तुम बोलो तो मैं डी पे ले जाऊं, तुम बोलो तो यहीं छोड़ देता हूं। ले जाऊं? चलो। अपने को देखना है कि 50% कूड़ जो है, यानी आधा कूड़ गीला होना चाहिए। कितना? मतलब ये पानी कभी भी इसके ऊपर नहीं जाना चाहिए, नहीं तो क्या होगा, मिट्टी हटने लग जाएगी, गन्ने की फसल तो गिरने लग जाएगी और आलू खुल जाएगा। धूप के संपर्क में आने से सोलेनिन बनेगा, नुकसान हो जाए। तो कूड़ हमेशा कितना भीगना चाहिए? 50%। और इसकी दक्षता जो है उपरोक्त दोनों विधियों से ज्यादा है। अब ये कूड़ विधि दो प्रकार की होती है। पहली होती है गहरी कूड़ विधि, या समतल कूड़। समतल तो नहीं कहेंगे इसको, फिर भी लिख देते हैं समतल कूड़ विधि। इसमें कूड़ की जो गहराई होती है, मतलब जो नाली की गहराई होती है, वो 1 फीट से 2 फीट या 30 से 60 सेंटीमीटर होती है। मतलब इतनी से लेके इतनी गहरी नाली हो सकती है। अब इतनी गहरे की जरूरत है क्या आपने? नहीं है। अच्छा, कोई आपसे पूछे कि पहाड़ों पर कौन सा कूड़ बनाया जाता है? समोच्च कूड़ विधि। तो समोच्च कूड़ कहाँ प्रयोग होगी? पहाड़ी क्षेत्रों। जहां भी समोच्च शब्द आ जाए वो पहाड़। इसमें और डिटेल है। बलुई मृदाओं 20 से 40 मीटर, रेतीली मृदाओं 200 से 300 मीटर, ढलान 0.3%, यहाँ ढलान 2 से 5%। वो सब नहीं लिखा रहा हूं, तुम इसको डीप मत समझना, है ना।
ये जितना अपने आता है एग्जाम में उतना ही है। ठीक है। तो समोच्च कूड़ कहाँ अपनाया जाता है? पहाड़ी क्षेत्रों। और गहरी कूड़ विधि या समतल कूड़ विधि कहाँ अपनाई जाती है? मैदानी क्षेत्रों पे, है ना, जिसमें कूड़ की गहराई कितनी होती है? 30 से 60 सेंटीमीटर। तो इसका एक रूपांतरण बनाया गया, उसका नाम रखा गया कोरुगेशन। क्या नाम रखा गया? कोरुगेशन को हिंदी में हम कहते हैं कंगूरा। जब किसी थाली में आटा लेके उसमें उंगलियां फेर देते हैं तो ऐसी ऐसी आकृति बन जाती है। जो अपने चद्दर आते हैं छत पे डालने के, उनका नाम है कोरुगेटेड चद्दर। मतलब ये ऊंची नीची आकृति कोरुगेशन कहलाती है। कम गहरी कूड़ विधि है। अब आलू लगाने के लिए 1 से 2 फीट गहरी नाली का क्या ही करेंगे अपन, तो अपन 15-15 सेंटीमीटर की नाली बनाते हैं। तो कम गहरी कूड़ विधि को देख लो। कंटूर फार्मिंग अलग चीज है ना। कंटूर मतलब पहाड़ी क्षेत्रों पर जब कूड़ विधि का प्रयोग करते हैं तो इसको क्या कहते हैं अपन? कंटूर फरो मेथड, है ना। समोच्च कूड़ विधि। लिख लिया। भाई कुछ नहीं दिख रहा है, क्लास अटक अटक के चल रही है, कैमरा प्रॉब्लम कर रहा है। जिसका बेटा क्लास अटक रही ना वो डबल से इस क्लास को बंद करो फिर चालू कर लो। लिख लिया कंगूरा विधि? चले आगे। जल्दी लिखने की प्रैक्टिस डालो, ज्यादा जमाना नहीं राइटिंग अपने को। राइटिंग वाले लोग घर ही रह गए सब। हाय, चले आगे। चलो, अब देखो कितनी विधि हो गई अपने पास? तीन ही हुई अभी। अरे सही बताओ, तीन हुई। चलो, अब चौथी विधि अपन लिखेंगे थाला विधि, है ना। अंग्रेजी में इसको कहते हैं बेसिन मेथड। अब देखो पुराने जमाने में जब फल वृक्ष लगाते थे, पहले लगाते थे क्या ऐसे पेड़? हैं? तो इनके चारों तरफ ऐसे गोले बना देते थाले। देखे तुमने कभी? कब देखे? प्राचीन काल में तुम थे?
और इन सभी थालों को, है ना, आसपास की मिट्टी हटा देते हैं तने के आसपास की, इनको एक सिंचाई की नाली से जोड़ देते थे, यहां से यहां और यहां से यहां और यहां से यहां, है ना। इसको कहते हैं थाला विधि। अब इसमें समस्या क्या है, देखो, मान लो अपन ने यहां से पानी देना शुरू किया, तो सबसे पहले तो कहां गया, फिर कहां गया, फिर कहां गया, फिर कहां गया, और फिर कहां गया। यहां जैसे ही पानी पहुंचता अपन बंद कर देते। मान लो यहां से वहां तक पहुंचने में 3 घंटे लग गए, तो इस पौधे को तो 3 घंटे तक पानी मिला और इसको 3 मिनट पानी मिला। जल का असमान वितरण, क्या लिखेंगे बेटा। तो थाला विधि में हानि क्या है, जल का असमान वितरण। असमान क्यों कहा अपन ने, क्योंकि किसी को ज्यादा मिल रहा है, किसी को कम मिल रहा है, आपस में लड़ाई करेंगे, राशन कार्ड लेके जाएंगे। दूसरा, मान लो 15 दिन बाद ये भाई साहब नहीं रहे, फिर भी इनके हिस्से का पानी जिंदगी भर इस गड्ढे में जाता रहेगा, जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी, LIC। तो जल की हानि होती है, पौधे के मरने से, पौधे की मृत्यु के बाद भी पानी थाले में जाता है। और तीसरा, मान लो ये जो पहला पौधा है, इसको दांत खाज खुजली हो गई, जड़ सड़न रोग हो गया, क्या हो गया बेटा, जड़ सड़न हो गया, छाल खराब हो गई। अभी पानी में घुल के फफूंद इधर आ जाएगी, इधर आ जाएगी, इधर आ जाएगी, सबको कोरोना हो जाएगा। तो यह विधि रोगों का संचरण करती है। कौन सी विधि, तो ये तो बहुत ही खराब विधि है यार, अच्छी तो नहीं है। फिर क्या करेंगे, इसको बंद कर देंगे, दूसरी विधि बनाएंगे, उसका नाम रखेंगे वलय विधि। क्या नाम रखेंगे। तो पहले तो अपने को मालूम होना चाहिए कि प्राचीन काल में फल वृक्षों में कौन सी विधि प्रयोग होती थी, थाला विधि। पर यह कैसी विधि है, दोषपूर्ण, और इसके दोष कितने हैं, 3, 1, 2, 3। अब अपन वलय विधि का प्रयोग करेंगे। चलो तुम सब इधर आ जाओ बेटा, एक साथ आ गए। अब तुम सब छोटे हो जाओ, वेरी गुड, और टेढ़े भी हो जाओ, और इधर आ जाओ, ठीक है। अब नई विधि बनाई गई, जिसमें क्या किया गया कि मुख्य सिंचाई की नाली को बीच में से गुजार देते हैं। किधर से गुजार देते हैं, बीच में से गुजार। इसको थोड़ा पीछे कर देता हूं मैं, भाई पीछे आ जाओ, वेरी गुड। तो मुख्य सिंचाई की नाली कहां से निकाल दी अपन ने, बीच में से निकाल दी, तो पानी तो ऐसे बहेगा, और इसको इधर कनेक्ट कर दिया। अब मान लो अपने को फर्स्ट नंबर वाले को पानी देना है, किसको पानी देना है, फर्स्ट नंबर वाले को। तो अपन इधर से रास्ता बंद कर देंगे, ये पूरा पानी कहां चले जाएगा, इसमें। फिर जब इसका पानी पूरा हो जाएगा, तो अपन वापस क्या कर लेंगे, खोल देंगे। अब इसका रास्ता बंद कर इधर आ जाएगा, फिर इधर, ये तो बंद करते जाएंगे ना। तो इसमें हर पौधे को अलग अलग पानी दिया जाता है। इसका नाम रखा हमने वलय विधि। क्या नाम रखा, इसी वलय विधि को अंगूठी विधि भी कहते हैं। क्या कहते हैं, अंगूठी विधि। और इसी को अंग्रेजी में कहते हैं रिंग मेथड। क्या कहते हैं। तो इसमें थालों को सीधे मुख्य सिंचाई की नाली से नहीं जोड़ते, है ना। तो अपन लिखेंगे यह थाला विधि का सुधरा हुआ रूप है। कैसा रूप है, थाला विधि का सुधरा हुआ रूप, जिसमें थाला विधि के दोष नहीं पाए जाते। पर इसमें एक हानि है, बताओ क्या, बताओ बताओ। अपने, अरे यार,
अपन डायरेक्ट उठा लाए थे क्या, कॉपी नहीं करा? फिर अब वापिस पहुंचाने पड़ेंगे। चलो मैं पहुंचा देता हूँ। बेटा तुम इतने लोग हो ना, 4-5, आ जाओ, इधर आओ। अब इधर घूम जाओ, वेरी गुड। और बड़े हो जाओ, और बड़े हो जाओ, ठीक है। ये बोर्ड सिर्फ मेरी बात मानता, बाकी किसी की नहीं मानता। चलो अब ये लिख लो मेरे हिसाब से समय। अरे ये तो फिर उधर से आ गए इधर। मैं वही सोच रहा हूँ कि इधर से उधर क्यों आ रहे हैं। आह, तुम तो इधर आ जाओ। हाँ, अब यहीं बैठे रहना। इधर से आए। मान ही नहीं रहा यार। हो गया, हो गया। बनाओ बनाओ, फटाफट लिखो। सब लिख दिया? दिख नहीं रहा। ये तो बड़ी समस्या है यार। ये तो डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा फिर तो। है? लिख लो। ठीक है। अब मेरे हिसाब से समय सीमा समाप्त हो जाएगी तुम लिखोगे जब तक, इसलिए इसको मैं सेव कर देता हूँ। और तुम आराम से बैठ के लिख। फिर सर आ जाएंगे। कौन सी बैच है तुम्हारी? एजी सुपर 4 के 2-3। 2-3 और तारीख है आज 12/4/25। ओ माय गॉड।